Welcome to Daily Current Affair. Today is 3rd of February 2023. The question is 46th International Kolkata Book Fair inaugurated by that is A. Mamata Banerjee. So Mamata Banerjee क्या है? She is the चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल. उन्होंने कोलकाता इंटरनेशनल जो कोलकाता बुक फेयर है उसको इनैगुरेट किया है. कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है? बोईमेला कोर्टयार्ड सेंट्रल पार्क फेयर ग्राउंड करुणामाई सॉल्ट लेक कोलकाता के पास जो है ये फेयर जो है वो इनैगुरेट हो रहा है. सो ये 46th एडिशन है इसका इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का. ठीक है, अराउंड 20 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करेंगी. ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड से आएंगी 20 कंट्रीज जो इसको में पार्टिसिपेट करेंगी. स्पेन इज़ द फोकल कंट्री फॉर द सेकेंड टाइम दिस ईयर. आपने ये याद रखना है, जो स्पेन है फोकस कंट्री जिसके ऊपर हमने फोकस रखना है तो स्पेन है इज़ अ फोकल कंट्री. ठीक है, दूसरी बार इसको जो है स्पेन को फोकल कंट्री का दर्जा इस बार दिया गया है. ठीक है, इसमें जो कंट्रीज़ हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, बांग्लादेश, जापान, फ्रांस, क्यूबा, इटली, ऑस्ट्रेलिया एंड बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लैटिन अमेरिका की. ठीक है, वो कंट्रीज सारी की सारी कंट्रीज़ किस में पार्टिसिपेट कर रही है? इस इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर में पार्टिसिपेट कर रही है. इसमें जो थाईलैंड है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है और ये पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है. सो ये भी आपने याद रखना है. ठीक है, अब कुछ बातें इसके बारे में जानते हैं. ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट बुक फेयर है, एशिया का सबसे लार्जेस्ट है. ठीक है, और सबसे ज़्यादा लोग जो है इस बुक फेयर को क्या करते हैं? अटेंड करते हैं. और ये वर्ल्ड का, एशिया का तो ये सबसे पहले नंबर का बुक फेयर है सबसे बड़ा. और एशिया का वर्ल्ड का ये 3rd लार्जेस्ट बुक फेयर है. ठीक है, किसके बाद? सबसे बड़ा जो बुक फेयर है वो है फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, और दूसरा है लंदन बुक फेयर, और तीसरा है इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर. तो ये तीसरे नंबर पे है वर्ल्ड में, बट एशिया में ये पहले नंबर पे है. ठीक है, द बुक फेयर वाज स्टार्टेड, जो ये बुक फेयर है ये 1976 से इसको स्टार्ट किया गया है बाय कोलकाता पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड. तो ये इनको क्या करते हैं? इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. Dash has the highest number of colleges in the country, AISHE 2020 and 21 रिपोर्ट. सो 2020 और 2021 की रिपोर्ट है AISHE की, मतलब कि AISHE का मतलब है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन. ठीक है, इनकी एक रिपोर्ट आई है 2020-21 की. इसमें जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा क्या है? कॉलेजेस हैं पूरे के पूरे इंडिया में. सो उत्तर प्रदेश इसमें पहले नंबर पे है. ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे है कोलकाता. ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो कॉलेजेस हैं 8114 कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, और 32 कॉलेजेस पर 1 लाख पॉपुलेशन. ठीक है, मतलब कि 1 लाख पॉपुलेशन के लिए हमारे पास 32 जो कॉलेजेस हैं वो उत्तर प्रदेश में है. ठीक है, महाराष्ट्र में सिमिलरली दूसरे नंबर पे आता है 4532 कॉलेजेस हैं, और इसमें 34 कॉलेज पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब कि 1 लाख पॉपुलेशन के लोगों के लिए 34 कॉलेजेस जो हैं या वहाँ पे खोले गए हैं. कर्नाटका तीसरे नंबर पे है, यहाँ पे 4233 कॉलेजेस हैं, और 62 कॉलेज यहाँ पे 1 लाख लोगों के लिए है, मतलब कि 1 लाख की पॉपुलेशन है, वहाँ पे 62 कॉलेजेस जो है वो खोले गए हैं. ठीक है, राजस्थान चौथे नंबर पे है 3694 कॉलेजेस के साथ, और इसमें 40 कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन के हिसाब से है. तो आपने अपने स्टेट की रैंकिंग याद रखनी है. ठीक है, इसमें जो रैंकिंग है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे, कर्नाटका तीसरे, राजस्थान चौथे, तमिलनाडु पाँचवें, मध्य प्रदेश 6th, आंध्र प्रदेश 7th, गुजरात 8th, तेलंगाना 9th और केरला 10वें नंबर पे है, जो जिसमें कि कंट्री में सबसे ज़्यादा क्या है? कॉलेजेस हैं. तो यूपी का आपने नंबर याद रखना है. 8114 कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश में, और 32 कॉलेजेस हैं 1 लाख लोगों के लिए. सो अजीत डोभाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड यूएस के जो काउंटर पार्ट है जेक सुलिवन, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया है यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, दैट इज़ ICET. ठीक है, कहाँ पे? दैट इज़ वाशिंगटन DC में. तो वाशिंगटन DC क्या है? ये कैपिटल है USA की. वहाँ पे इन्होंने ये ICET का उद्घाटन किया है. ठीक है, ICET का मतलब क्या है? ICET का मतलब है कि स्ट्रैटेजिक, कमर्शियल एंड साइंटिफिक अप्रोच. ठीक है, स्ट्रैटेजिक मतलब कि स्ट्रैटेजी बनानी है हमने, कमर्शियल मतलब कि कमर्शियलाइज करना है किसी भी टेक्नोलॉजी को, और साइंटिफिक अप्रोच लानी है किसी भी टेक्नोलॉजी में. ठीक है,
तो ये इसका ये मेन मोटिव है, स्ट्रेटेजिक, कमर्शियल एंड साइंटिफिक। कोई टेक्नोलॉजी है उसमें स्ट्रेटेजिक, कमर्शियलिटी और साइंटिफिक अप्रोचेस जो हमने उसमें लानी है। तो इंडिया और यूएसए इस दोनों में क्या करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, जो आईसीईटी है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने 2022 में इसको बोला था कि हम आईसीईटी जो है इंडिया और यूएसए का आपस में कंट्रीब्यूशन करके स्ट्रेटेजिक, कमर्शियल एंड साइंटिफिक अप्रोचेस के थ्रू हम टेक्नोलॉजी को आज आगे बढ़ाएंगे। तो उसी को आगे बढ़ाया हुआ है। और अजीत डोवाल और यूएस के जो काउंटर पार्ट है जेक सुलिवान, इन दोनों ने मिलकर आईसीईटी का उद्घाटन किया, इसको लॉन्च किया वाशिंगटन डीसी में, ताकि हम एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को अप्रिशिएट कर सकें, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी में हम भागीदार बन सकें, इनिशिएटिव कर सकें, नए नए साइंटिफिक अप्रोच लगाएं। ठीक है, उसको कमर्शियलाइज करें, टेक्नोलॉजी को स्ट्रेटेजीज बनाएं। ठीक है, दोनों इकट्ठे करके ये काम करेंगे। ठीक है, तो बोथ कंट्रीज ऑल्सो अंडरलाइन देयर कमिटमेंट टू द वर्क टू रिजोल्व इश्यूज़। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू रेगुलेटरी बैरियर्स, ट्रेड की, टैलेंट मोबिलिटी मतलब कि एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में हमारे जो रिसर्चर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, एक जगह से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएं, वहाँ पे साइंटिफिक इनोवेशन करें, और जो साइंटिफिक इनोवेशन करके हमारे पास जो डिवाइस बनता है उसका ट्रेड करें। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस आईसीईटी के थ्रू हम सारी की सारी चीज़ों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। So road transport and highway ministry announced to scrap all government vehicles older than how many years? दैट इज़ P15। तो जितने भी हमारे पास सरकारें हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनके पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना जो कि 15 साल से पुरानी है, ठीक है, 15 साल से जो पुरानी है, उनको क्या करेंगे, उनको ख़त्म कर देंगे, उनको डिस्कार्ड कर देंगे, और उनकी जगह पे क्या आ जाएंगी, उनकी जगह पे न्यू व्हीकल्स आ जाएंगी, जिसमें जो कि काफ़ी अच्छा जो कि फ्यूल भी कम यूज़ करेंगी, और वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बनेगी, न्यू गाड़ियाँ होंगी। वो क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाएंगी, बहुत कम पोल्यूशन जो है वो फैलाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास जब कोई गाड़ी 15 साल से ज़्यादा हो जाती है ना, पुरानी हो जाती है, तो वो क्या करती है, फ्यूल खाना ज़्यादा स्टार्ट कर देती है, और बहुत ज़्यादा जो है वो पोल्यूशन फैलाना स्टार्ट कर देती है। तभी क्या किया है, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर्स हैं नितिन गडकरी जी, 1 अप्रैल से उन्होंने बोल दिया है कि जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं जो कि 15 साल से पुरानी हैं, उनको हम ख़त्म कर देंगे, उनकी जगह पे नई गाड़ियां लेके आएंगे। तो इस तरह से जो 9 लाख गाड़ियां हैं उनको डिस्कार्ड कर देंगे, और उनकी जगह पे नई गाड़ियाँ आने वाली हैं। निधि आपके निकट इज़ आउटरीच प्रोग्राम ऑफ विच इंस्टीट्यूशन, दैट इज़ सी ईपीएफओ। तो जो ईपीएफओ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने निधि आपके निकट ये प्रोग्राम जो है ये लॉन्च किया है। तो इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि जितने भी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हैं इंडिया में, ठीक है, तो हर महीने के 27 तारीख को, ठीक है, हर महीने की 27 तारीख को जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास, ठीक है, एंड 27 तारीख को जो ईपीएफओ के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, टू रीच, उन्होंने पहुंचना है किसके थ्रू, जितने भी हमारे पास लोग हैं उनके पास पहुंचना है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस करना है, ठीक है, एंड स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेक होल्डर्स। ठीक है, और जो रिलेशनशिप है बिटवीन द ईपीएफओ जो ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में एक अच्छा सा रिलेशन बनता रहे, एक अच्छा सा हेल्दी रिलेशन बने, इसके लिए जो है हमारे पास निधि आपके निकट ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है ईपीएफओ ने, दैट इज़ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने। सो वर्ल्ड वेटलैंड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन दैट इज़ 2 फरवरी। ठीक है, सो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। अब वेटलैंड्स क्या होती हैं, वेटलैंड्स इस तरह की ज़मीन होती है जिसमें हमारे पास थोड़ा बहुत या तो पानी होता है, या तो नेचुरल होता है, या तो वो क्या होता है, आर्टिफिशियल बनाया होता है, जिस तरह से लेक्स होती हैं, झील होती है, पॉन्ड होते हैं, तालाब होते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। और वहाँ पे सपोज कर लो कोई एक या तो वहाँ पे कोई स्पीशीज़ रहती है, या तो वहाँ पे कोई प्लांट की स्पीशीज़ है, यहाँ पे कहीं एनिमल की स्पीशीज़ है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारा क्या बनता है, जिम्मेदारी बनता है। तो इस तरह की जो ज़मीनें हैं, इस तरह की जो साइट्स हैं, उनको जो है क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे के वेटलैंड्स के थ्रू उनको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इस तरह की जो कन्वेंशन हुई थी ना, वो 2 फरवरी 1971 को हुई।
तो 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन हुई थी, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स वाज एक्सेप्टेड। ठीक है, जो कन्वेंशन थी वेटलैंड्स के ऊपर, ठीक है, जो इस तरह की ज़मीनें हैं उनको हमने बचाना है। ठीक है, ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ठीक है, ये डिसाइड हुआ था कि हमने इस तरह की जो वेटलैंड्स हैं उनको बचाना है। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, कहाँ पे हुई थी? रामसर, ईरान में हुई थी। ठीक है, तभी हम क्या बोलते हैं, जो भी हमारे पास वेटलैंड्स होती हैं जिसको हम कंजर्व करते हैं ना, उसको हम रामसर साइट बोलते हैं। रामसर साइट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रामसर जो ईरान में है, वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ था कि हमने वेटलैंड्स को क्या करना है, सेव करना है। और ये जो कन्वेंशन हुआ था वो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। तभी 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड्स वेटलैंड जो है वो मनाया जाता है। तो ये सारी की सारी क्या है? एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसके थ्रू हमने वेटलैंड्स को क्या करना है? बचाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी वेटलैंड्स हैं जिनकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पीसीज होती है, पर्टिकुलर प्लांट होता है, पर्टिकुलर जगह होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकली हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और इन्वायरमेंट के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरह की वेटलैंड्स को क्या करना है? हमने कंजर्व करना है। वही है रामसर कन्वेंशन और कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, जो कि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हुआ था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस है लाइक इंडिया के पास 75 रामसर साइट्स है और सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास तमिलनाडु के पास है 14। ठीक है, 14 जो हमारे पास है, सॉरी ये गलत आ गया यहाँ पे। ठीक है, जो 14 है, 14 रामसर साइट्स है हमारे पास इन तमिलनाडु की, वो सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश की, 10 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, बिगेस्ट सबसे बड़ी जो रामसर साइट्स है वो सुंदरबन वेटलैंड है जो कि वेस्ट बंगाल में आती है। 4230 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। और सबसे स्मॉलेस्ट जो रामसर साइट है वो रेणुका वेटलैंड है जो कि 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट एवर रामसर साइट जो इंडिया की है वो है चिलिका लेक इन उड़ीसा एंड केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन पेपर में पूछे भी गए हैं। पूरे इंडिया में जो हमारे पास रामसर साइट्स हैं, कितनी रामसर साइट्स हैं? 75 रामसर साइट्स हैं। तो ये सारी की सारी लिस्ट है। आपने क्या करना है, ये सारी की सारी फ़ोटो आप अपने पास रखो, इसको प्रिंट आउट करके, और उसके बाद उसको देखते रहो कि कौन सी स्टेट में कितनी हमारे पास रामसर साइट्स हैं। जिस तरह से हमारे पास जम्मू कश्मीर में है शालबग वेटलैंड, वुलर, हाईगम, होकेरा, सुरीनार एंड मानेसर लेक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर की। उसके बाद सोकर वेटलैंड, अंसोमेरी लेक। ठीक है, ये हमारे पास लद्दाख की। चंद्रताल, पोंग लेक, रेणुका वेटलैंड। ठीक है, जो ये तीनों हैं ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश की है। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाती है, इस तरह से ये सारी की सारी आ जाती हैं। अब आपके पास यहाँ पे लोकटक लेक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मणिपुर की, और पाला वेटलैंड त्रिपुरा की। ठीक है, रुद्र सागर लेक। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी वेटलैंड्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे चिलिका लेक, टम्पेरा लेक, अनसुपा लेक, भितरकनिका मैंग्रोव्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आपने इसको, ये जो फ़ोटो है इसको रखना है अपने पास, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सारे के सारे, अगर आप इनको एक एक तरह से याद करोगे ना, एक एक करके याद करोगे, तब ये याद नहीं रहेगा। अगर आपके पास इस तरह की फ़ोटो हो और आप उसको डेली उसको देखते रहो कि कौन सी रामसर साइट कहाँ पे है, तो आप इजीली उसको 2-3 दिन के अंदर इसको आप लर्न कर सकते हो। तो ये विच स्टेट स्टार्टेड समग्र शिक्षा अभियान कैंपेन। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान जो कैंपेन है वो कौन सी स्टेट ने स्टार्ट किया है? दैट इज़ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है। क्यों किया है? ये जो कैंपेन है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, जो गर्ल्स एम्पावरमेंट है उनके लिए है। मतलब कि जो गर्ल्स हैं, ठीक है, उनकी सेफ्टी के लिए और उनकी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, जो समग्र शिक्षा अभियान है ये किसके अंडर काम करेगा? ये करेगा आरोहिणी इनिशिएटिव जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंतर्गत ये काम करेगा। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो 746 कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल जो गर्ल्स स्कूल है उत्तर प्रदेश में, वहाँ की लड़कियों को सेफ्टी प्रदान करेंगे और सिक्योरिटी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार की एक कैंपेन है टू एम्पावर द गर्ल फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड क्लास। ठीक है, अंडर प्रिविलेज्ड क्लास से मतलब कि जिनको काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जो काफ़ी गरीब हैं, जिनको काफ़ी ज़्यादा क्या मनाया जाता है, जैसे SC ST वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जितनी भी गर्ल्स हैं, सब सारी की सारी जो गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करना, उनकी सेफ्टी करना और उनकी सिक्योरिटी करना, ये इसका मेन मोटिव है।
ठीक है। इसमें क्या होगा, जो कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल्स है ना, कितने हैं, 746 हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें लेंगे 2 टीचर्स, हर स्कूल से 2 टीचर लेंगे। उनको क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे कि किस तरह से गर्ल्स को आपने सिखाना है कि वो किस तरह से अपनी सिक्योरिटी कर सकती है, किस तरह से अपनी सेफ्टी कर सकती है, तो इस तरह से उनको एजुकेट करेंगे। और जो ये 2 टीचर्स हैं वो स्कूल में जाएंगे और स्कूल में क्या करेंगे, वो फिर उन लड़कियों को सिखाएंगे कि किस तरह से आपने एजुकेशन लेनी है, किस तरह से आपने अपने गोल सेट करने हैं, किस तरह से आपने अपनी सेफ्टी रखनी है, किस तरह से आपने अपनी सिक्योरिटी रखनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी। और अलॉन्ग विद द टीचर्स के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ग्रूम किया जाएगा, उनको भी एजुकेट किया जाएगा, ताकि वो गर्ल्स को आगे आगे शिक्षा दे सके उनकी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के लिए। सो यूनियन बजट 2023 फाइनेंशियल ईयर 23 ग्रोथ एस्टिमेटेड एट, इंडिया की जो ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, जो कि अभी है अप्रैल मई तक, अप्रैल तक, ठीक है, मार्च 31 तक, ठीक है, वहाँ तक जो यूनियन बजट है जो कि निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था हमारे पार्लियामेंट में, उसमें जो ग्रोथ एस्टिमेट की गई है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इंडिया की, दैट इज़ 7%, ठीक है, वो 7% ग्रोथ है। मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 23 जो भी 2-3 मंथ बचे हैं उसमें जो ग्रोथ होगी इंडिया की वो होगी 7%। टू स्पेंड, मतलब कि 2200 करोड़ रुपए जो है हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर में इंडिया जो है वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा, ठीक है। जो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम सारा का सारा बजट एक ही बार में पढ़े ना, तो आपको क्या करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, आप एकदम से भूल जाओगे, ठीक है। तो तभी मैं ये कर रहा हूँ कि मैं डेली 1 या 2 क्वेश्चन बजट से रिलेटेड लेके आऊँगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकोगे, आप धीरे धीरे से आप हर क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो, हर क्वेश्चंस बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, आपके माइंड में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। अगर हम एक ही बार में सारा का सारा बजट पढ़ेंगे तो वो बहुत बड़ा बजट है, वो आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके इसको करूँगा। सो एग्रीकल्चर का जो क्रेडिट का टारगेट है वो इंक्रीज़ किया गया है 20 लाख करोड़ तक, ठीक है, 2200 करोड़, ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर है ये पहले भी आ गया है, ठीक है। प्रोपोज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 10 लाख करोड़ का है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24, जो कि पिछले साल से 33% ज़्यादा है, ठीक है। प्लान टू इंक्रीज़ पीएम हाउसिंग, जो प्रधानमंत्री की जो हाउसिंग की स्कीम है उसके लिए जो फंड है वो 79,000 करोड़ जो है वो रखा गया है इस बार। मतलब कि पिछले बार ये कम था, इस बार इसको इंक्रीज़ कर दिया गया है, ठीक है। 15,000 करोड़ जो है वनरेबल जो ट्राइबल ग्रुप है ना हमारे पास PVTG, ठीक है, 3 साल तक हम क्या करेंगे, 15,000 करोड़ जो है इन वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। अब टैक्स की बात करते हैं। जो टैक्स स्लैब है अंडर द न्यू रिजीम, ठीक है, 3 लाख से 6 लाख जिसकी इनकम है उसके लिए 5% है टैक्स, और 3 लाख से पहले जितने भी रुपीज़ है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 6 से 9 लाख तक लगेगा 10%, 9 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख पे 20%, और एवरेज 15 लाख से ऊपर जो है वो जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 30%। सो ये था हमारे पास यूनियन बजट के कुछ एक क्वेश्चंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।